नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपना दूसरा लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में शारीरिक शोषण। भारतीय समाज में नारी का शोषण आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। नारी केवल उपभोग की वस्तु रह गई है। समाज में पुरुष वर्ग ने नारी को मात्र वस्तु के रूप में उपभोग किया है। नारी का शोषण उसके जन्म के तदोपरांत ही आरंभ हो जाता है, जब माता पिता एवं घर के अन्य सदस्य माथे पर तोड़ियां डालकर नवजात लड़की का स्वागत अनमने ढंग से करते हुए दिखाई देते हैं। नारी का शोषण कभी तो विवाह के दौरान किया जाता है, तो कभी बहू के रूप में और कभी अन्य संबंधों को लेकर भी नारी का शोषण किया जाता है। पुरुष एवं नारी के शारीरिक संबंधों को लेकर भी नारी का शोषण अपेक्षाकृत किया जाता है और अधिक मात्रा में किया जाता है। समकालीन महिला उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में इसी स्थिति को दर्शाया है। कुसुम अंसल के उपन्यास अपनी अपनी यात्रा की नायिका मिन्ना इस स्थिति का शिकार है। दहेज के कारण उस पर अत्याचार, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सास बहू के गुणों को ना देखकर उसमें स्थित अवगुणों की चर्चा करती है। दहेज ना देने के कारण अनेक दोष गिनाए जाते हैं। मिन्ना मायके से वापस लौट आई, कारण भी अजीब थे। यही कि दहेज की किसी एक साड़ी पर ट्रंक में लगी जंग का कोई निशान था। मिसेस बत्रा ने फौरन माँ को फोन किया कि आकर साड़ी ले जाओ। माँ उसी समय वहां गई, दाग लगी साड़ी के बदले नई साड़ी दी और लौटाने लगी, तो उन्हें कहा गया कि मिन्ना को भी साथ ले जाओ। कसूर बहुत से गिनाए, वह ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाती। उदेश उसे पार्टी में नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे अंग्रेजी डांस नहीं आता। उदेश के दोस्तों से खुलकर बात करने की तमीज नहीं थी। वो उसे और बच्चे के जन्म पर किए से देने लेने का सवाल भी सामने आया था। परिणाम यह हुआ, मुझे यकीन है कि उदेश मिन्ना को मारता पीटता भी है। कोई यह कह रहा था कि मिन्ना की बाहों पर सिगरेट के जलाने के निशान है। मिन्ना रोज की असहनीय पीड़ा से पीड़ित अधिक समय तक जिंदा न रह सकी। मिन्ना गर्भवती थी। पति और सास रात दिन झाए झाए से परेशान प्रसव के समय मर जाती है। कुसुम अंसल ने अपने उपन्यास में नारी के शोषण के बारे में कहा है कि नारी शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से शोषण सहन करती है। नारी का हर प्रकार से शोषण किया जाता है, उसमें केवल कमियां ही देखी जाती है। पुरुष समाज नारी को दबाकर रखना चाहता है, उसे ऊपर उठने या पंख फैलाने की अनुमति नहीं है। उपन्यास की नायिका मिन्ना की भी यही स्थिति है। वह पति एवं घरवालों की जातियां बर्दाश्त करती है, किसी के भी सामने खुलकर नहीं बोलती, उनके अत्याचारों को चुपचाप सहन करती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ भी इसी संदर्भ में पुरुष द्वारा नारी के शरीर और मस्तिष्क के शोषण की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। नारी हो या पुरुष, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे का शोषण करते रहते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने उपन्यास चितकोबरा में पुरुष के शोषण की व्यथा को दृष्टिगत किया है। चितकोबरा की नायिका मनु विवाहित है। पति के होते हुए भी उसका ध्यान किसी अन्य पुरुष की ओर लगा हुआ है। कारण था पति का उस पर ध्यान न देना। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाहित नारी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध ठीक नहीं है। नायिका मनु रिचर्ड के साथ शारीरिक संबंध भी जोड़ती है। उपन्यास की नायिका मनु कहती है, शरीर ही संगीत है, शरीर ही नृत्य है, शरीर ही ईश्वर है, शरीर ही आराधना है, शरीर ही चेतना है, शरीर ही विस्फोट है,
शरीर के बंधक रहने पर मन मस्तिष्क नग्न है, पर शरीर लालची नहीं है, अपना प्राप्य पा लेने पर शांत हो जाता है। लेखिका मृदुला गर्ग ने उपन्यास में दाम्पत्य संबंधों में उत्पन्न अन्य पुरुष से शारीरिक संबंधों के शोषण की त्रस्त नारी की स्थिति का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। शादीशुदा होते हुए भी वह अपनी काम तृप्ति की पूर्ति के लिए अन्य पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है। लेखिका ने केवल नारी की शोषण ग्रस्त स्थिति को नहीं उभारा, बल्कि पुरुष की शारीरिक शोषण से ग्रस्त समस्या को भी उभारने का प्रयास किया है। पत्नी का प्रेम न मिलने के कारण उसका जीवन किस तरह से तहस नहस हो जाता है, उसकी पीड़ा को भी लेखिका ने चित्रित किया है। उपन्यास अनित्य में मृदुला गर्ग ने नारी एवं पुरुष के शारीरिक संबंधों में आए स्वार्थ की भावना को उठाया है। उपन्यास की नायिका संगीता विवाहित है। वह नायक अविजित से प्रेम करती है। अविजित विवाहित है। अविजित संगीत के प्रेम आकर्षण में जकड़ा हुआ है। वह संगीता से दूर नहीं रह सकता। संगीता और अविजित में शारीरिक संबंध हो जाता है। संगीता किसी और से विवाह करना चाहती है। अविजित संगीता की शादी के पक्ष में नहीं है। संगीता अविजित का विरोध करती है और अविजित आक्रोश में आकर संगीता से कह जाता है, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था तुम बिना प्यार किए सिर्फ पैसों के लिए शादी कर सकती हो। इस बात पर नायिका संगीता अविजित को उत्तर देते हुए कहती है, आप तो मेरी माँ को जानते हैं, उन्होंने हमेशा यही सीख दी है कि किसी मर्द से प्यार की खातिर शादी करो, प्यार लो, दो कभी नहीं। संगीता की इन बातों को सुनकर अविजित आश्चर्य में रह जाता है। नायक अविजित विवाहित है पर दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं है। समस्या पत्नी का निरंतर बीमार रहना। इस कारण वह संगीता की ओर आकर्षित हो जाता है और उससे शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन जब संगीता का विवाह हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है। संगीता विवाह उपरांत पति से शारीरिक संबंधों में असफलता प्राप्त कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो शारीरिक संबंध बना लेती है। उपन्यास अब ना बनेगी देहरी उपन्यास में लेखिका पद्मा सचदेव ने शारीरिक शोषण की समस्या को चित्रित किया है। नायिका रेवती का विवाह सुंदर नायक पुरुष से हो जाता है। विवाह के बाद ही सुंदर की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। नायिका रेवती का अपना जीवन अंधकार में लगने लगता है। वह मृत्यु का आवरण ओढ़ने के लिए तत्पर होती है। अब ना बनेगी देहरी उपन्यास में लेखिका पद्मा सचदेव ने शारीरिक शोषण की समस्या को चित्रित किया है। नायिका रेवती का विवाह सुंदर नाम के व्यक्ति से हो जाता है। विवाह के बाद ही सुंदर की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। नायिका रेवती को अपना जीवन अंधकार में लगने लगता है। वह मृत्यु का आवरण ओढ़ने के लिए तत्पर होती है तो मंदिर का पुजारी गिरी बाबा उसे आत्महत्या करने से रोक देता है। रेवती का आकर्षण पुजारी गिरी बाबा की ओर हो जाता है। रेवती पुजारी गिरी बाबा की ओर आकर्षित हो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। यहीं से शारीरिक शोषण की समस्या आरंभ हो जाती है। नायिका रेवती नायक गिरी बाबा से शारीरिक संबंध बना लेने के बाद गर्भवती हो जाती है। गिरी बाबा रेवती को बहुत समझाते हैं, बच्चा गिरा दे। रेवती गिरी बाबा की बात से सहमत नहीं है। गिरी बाबा इसे कलंक समझते हैं। गिरी बाबा की बात से सहमत ना होकर वह अपने बच्चे को रखना चाहती है तो ही है। गिरी बाबा इसे कलंक मानते हैं जबकि रेवती इसे अपना सौभाग्य मानते हुए कहती है, आप कलंक क्यों मानते हैं महाराज?
अगर कलंक ही है तो मेरा है, आपको कोई दोषी ना ठहराएगा। मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। किसी भी नारी का शादी से पहले गर्भवती होना समाज एवं परिवार में कलंक के रूप में देखा जाता है, उसे अपराधी माना जाता है। सब उसे हे की दृष्टि से देखते हैं। नायिका रेवती इसे अपना सौभाग्य मानकर बच्चे को पैदा करने तथा उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर होती है। नायक गिरी बाबा अपने आप को दोषी मानते हैं। नायिका रेवती गिरी बाबा को समझाते हुए कहती है, कैसा दोष महाराज, सृष्टि बनाने के लिए आज तक किसी ने भगवान को दोषी ठहराया है? पहले नारी इस तरह के संबंध बनाने में ग्लानि महसूस करती थी, पर उपन्यास में रेवती इसे अपराध ना मानकर सुखद प्रेम की परम अनुभूति मानती है। पुरुष इस शारीरिक संबंध को अनुचित मानता है तो नारी हंसकर कहती है कि वाह महाराज, आप तो कितना भागे, मैंने ही आपको भागने ना दिया। नायक गिरी बाबा आरंभ से ही रेवती के रूप सौंदर्य पर आकर्षित थे। शारीरिक संबंध की पुष्टि हो जाने पर आत्मग्लानि महसूस होती है। उपन्यास में लेखिका पद्मा सचदेव नारी की स्थिति का चित्रण करती है। नारी का शोषण होते हुए भी उसे शोषण न मानकर उसे परम सुख की अनुभूति मानती है। उपन्यास आवा में लेखिका चित्रा मुदगल ने नारी शोषण एवं दुर्दशा का वर्णन किया है। यह उपन्यास वेश्याओं के जीवन पर आधारित है। पुरुष वेश्याओं को केवल शारीरिक सुख के रूप में साधन मानते हैं। नायिका अनीसा गोदरेज सोप की फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री में किरूप दुसाद अनीशा के साथ जबरदस्ती संभोग करता है, साथ ही पेट में पल रहे जीव की भी हत्या कर देता है, जिससे अनीसा की भी मृत्यु हो जाती है। और यह हत्यारा था कामगर लाघाड़ी का सदस्य किरूप दुसाध्य, जिसकी कोठोत सी बीवी है और छाती पर सिल सी बेटी, 3 जवान हो रही बेटियां। यहाँ लेखिका ने वेश्याओं की चर्चा की है। स्त्री का अपनी मर्जी से संभोग करना अलग बात है और जोर जबरदस्ती करके अत्याचार करना अलग बात है। समाज के हर वर्ग में नारी का शोषण हो रहा है। पुरुष समाज में नारी का शोषण या तो जबरदस्ती, मजबूरी या पैसों के जोर पर करना चाहता है। उसे केवल बच्चा पैदा करने के लिए नारी चाहिए, चाहे उधार की कोख ही क्यों ना हो। नारी को अपना जीवन जीने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज में रहने के लिए आवा उपन्यास में लेखिका ने दूसरी नायिका निमिता के दुखद जीवन की गाथा को भी वर्णन किया है। निमिता अपने परिवार का भरण पोषण के लिए समाज एवं परिवार में अपमान सहती है। 10 साल की आयु में निमिता के साथ उसका बहनोई भी बलात्कार कर मौसा भी अपने दैहिक सुख के लिए लगातार उसके साथ संभोग करता है। निमिता के साथ कम आयु में ही बलात्कार की घटना हो जाती है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। उपन्यास में नायक पवार, जो राजनीति का हितैषी है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर हर एक से फायदा उठाने की भरसक कोशिश में लगा हुआ नारी की निंदा कर आनंद लेता है। पवार निर्मला बाई की ब्याज निंदा करते हुए कहता है, यह विमला बैन का ही कुवूत है। भरपूर यौनानंद भोगने के बावजूद वे आजीवन कुंवारी रही और भविष्य में भी रहेंगी। हो सकता है इस खेल में उन्हें कई जोखिम उठाने पड़े हों। सुना है बूढ़ी शेरनी को बुढ़ापे में भी यौना आनंद से परहेज नहीं है। उनके बंगले में उनकी सेवा टहल को गोद ली श्रमिक कुंवारियों का झमघट लगा रहता है। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति अपने कारनामों के लिए चर्चित होता है। पवार निर्मला की उपेक्षा कर चरित्र पर उंगली उठा रहा है। जवान हो या बूढ़ी, भोगने की प्रक्रिया में जरा भी ऐतराज नहीं है। कर्मचारी वर्ग कम आयु की लड़कियों के साथ संभोग कर उनका शोषण करते हैं।
नारी स्वातंत्र्य की बात एवं चर्चा सभी करते हैं, पर स्वातंत्र्य संभव नहीं होता है, नारी शोषण चलता ही रहता है। प्रभा खेतान ने उपन्यास छिन्नमस्ता में नारी की शोषित स्थिति का चित्रण किया है, जो जन्म से ही शोषित तथा उत्पीड़ित रही है। पहले परिवार के सामने, दूसरे समाज की टूटी फूटी परंपराओं और पुरुष की शारीरिक भूख के आगे। बचपन से ही नायिका प्रिया को माँ बाप का प्यार कभी नसीब नहीं होता। अपने ही घर में वह यौन संबंधों का शिकार होती है, पहले अपने बड़े भाई द्वारा तथा बाद में कॉलेज के शिक्षक द्वारा उसका शारीरिक शोषण होता है। विवाह होने के बाद भी प्रिया की हालत में कोई सुधार नहीं होता। जो विवाह से पहले था, प्रिया का पति उसे शारीरिक रूप में ही उपभोग करता है, जिसे उसे नारी होने से चिढ़ हो जाती है। प्रिया कहती है कि मुझे प्रेम, सेक्स, विवाह से सारी सदियों पुराने घिसे हुए शब्द लगने लगे हैं। नहीं, शब्द नहीं, मांस के ताजा टुकड़े, लहू टपकते हुए इन शब्दों के पीछे की दीवानगी और आदिकाल से चली आ रही परंपराओं का चेहरा सिर्फ औरत के आंसुओं से तरबतर है। नहीं, मैं औरत नहीं बनना चाहती। आज के समय में किसी भी रिश्ते एवं रिश्तेदारों पर विश्वास करना नहीं चाहिए। नारी ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही बाहर। ऐसी स्थिति में नारी किस पर यकीन करे समझ में नहीं आता। शादी के बाद भी प्रिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पहले दिन रात भाई की कामकुंठा का शिकार बनती रही, बाद में पति के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। पति नरेंद्र भी प्रिया को केवल उपभोग की वस्तु मानकर उसका निरंतर उपयोग करता रहा। प्रिया पति नरेंद्र की बात को नहीं किया करती थी। बचपन से ही दाई माँ ने असुरक्षा का भाव उसके मन में ऐसा बिठाया जिससे वह चाहकर भी नहीं निकल पाई। बचपन की कुंठित यादें उसकी स्मृति में डंक मार कर बैठ गई है। प्रिया और नरेंद्र दोनों अलग अलग विचारधाराओं से युक्त है। पति पत्नी दोनों कभी एक साथ बैठे तो बातें कम, लड़ाई ज्यादा होती है। प्रिया पति से अलग होकर भी अलग नहीं होना चाहती थी, कारण शादी के बाद भी वह उस नर्क में दोबारा नहीं लौटना चाहती थी। पति नरेंद्र का घर प्रिया का अंतिम ठिकाना था। नरेंद्र की जली कटी सुनने के बाद वह घर से बाहर जाना चाहती थी। नरेंद्र के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। घर की पार्टी हो या ऑफिस की पार्टी, नरेंद्र प्रिया का सब जगह तिरस्कार अपमान करता रहता। नरेंद्र की सुबह रोज प्रिया को गाली गलौज देने से शुरू होती थी। प्रिया नरेंद्र की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। प्रिया कहती है मेरे राम, कोई इतना भी नीचे गिर सकता है, इतना नीचे कुएं की भी कोई जमीन होती है, पर नरेंद्र की नीचता अंतहीन है, बिना किसी जमीन के नहीं। मैं नहीं सोच पा रही थी। गेस्ट रूम का दरवाजा बंद करके पलंग पर निढाल हो गई और रुलाई। आंसू, हिचकियां और इन सब से परे एक निहत्ती असहाय लड़ाई लड़ने का बोध। मैं कैसे लड़ूंगी? हे मेरे भगवान, मैं कैसे निपट सकूंगी इस जानवर से? कब इन समझौतों का अंत होगा? प्रिया नरेंद्र के अभद्र व्यवहार से दुखी थी। वह नरेंद्र के जुड़े हुए बंधनों को तोड़ना छोड़ना चाहती थी। वह नरेंद्र के अत्याचारों से मुक्त होना चाहती थी। लेखिका प्रभा खेतान ने नायिका के माध्यम से नारी पर होने वाले शारीरिक एवं मानसिक शोषण एवं अत्याचार का चित्रण किया है। शार्मली उपन्यास में लेखिका नासिरा शर्मा ने नारी के शोषण की बात कही है। नायिका शार्मली अपने शादीशुदा जीवन से संतुष्ट नहीं है, कारण पति का हर रोज उसे नीचा दिखाना, उपहास उड़ाना आदि। शार्मली पति की इन ओछी हरकतों से परेशान है। कुछ दिनों के लिए गांव से आई माँ
भी अपने बेटे के व्यवहार को देखकर नाखुश है। नायक की माँ शार्मिली से कहती है, मैं इन दिनों तेरे पास रहकर जान पाई बहुरी औरत जनजली, कहीं स्वतंत्र नहीं, कहीं खूंटे से तंग बंधी तो कहीं उसके गले में बंधी रस्सी थोड़ी लंबी या अधिक लंबी। युग बदले, स्थितियां परिस्थितियां बदली, पर नारी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। शार्मिली पढ़ी लिखी आधुनिक युवती है। समय अनुसार पति से अपने अपमान का विरोध भी करती है और कहती है, जब औरतें अनगढ़ अनपढ़ मिलती है तो पुरुष उसे कूड़े उबे बाहर की तरफ भागते हैं, और जब शिक्षित चुस्त औरतें पत्नी के रूप में मिल जाती हैं तो उनसे घबराहट का एहसास होता है और भयभीत होकर तीसरी किस्म की औरत की तरफ भागते हैं। क्या वे स्वयं जानते हैं कि उन्हें कैसी औरत, कैसी पत्नियां चाहिए? पुरुष स्वयं भी जानने में असमर्थ है कि उसे कैसी पत्नी चाहिए। पुरुष को यह नहीं पता कि किस प्रकार की नारी के साथ उनका निर्वाह हो सकता है। वह तो केवल दैहिक सुख एवं आकर्षण के कारण ही सुंदर नारी का वर्ण करना चाहते हैं, वह चाहे जैसी भी हो। उपन्यास अंतर्वंशी में लेखिका उषा प्रेमवदा ने पति पत्नी के संबंधों में शारीरिक शोषण की पीड़ा को दिखाया गया है। वाना और शिवेश के वैवाहिक संबंधों में रिक्तता आ जाती है। वाना कहती है, नारी केवल संतान उत्पन्न करने का एकमात्र साधन समझी जाती है। उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है। जब चाहा उसका उपभोग किया और ना मन किया तो अपमान कर अग्नि में झोंक दिया। वाना अपनी सहमित्र क्रिस्तिन से अपने दुखों को साझा करते हुए कहती है। क्रिस्तिन वाना को दिलासा देते हुए उसे समझाती है और कहती है, मुझसे कहो ना वाना, क्या दुख तुम्हें साल रहा है। यहाँ वाना क्रिस्तिन को अपने और शिवेश के बारे में बताती है कि उसने कितनी यातनाएं सही है और दुख और परेशानियां झेली है। वाना शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित है। अतः कहा जा सकता है कि समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में शारीरिक शोषण की समस्या को इन लेखिकाओं ने अनेक रूपों में चित्रित करने का भरसक प्रयास किया है। महिला उपन्यासकारों ने पुरुष और नारी दोनों के शोषण की व्यथा को उजागर किया है। नारी के शोषण की करुण पीड़ा को अनेक आयामों द्वारा दृष्टिगत किया गया है। दहेज, दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट, तनाव, अकेलेपन के कारण वह पुरुष के साथ संबंधों में शोषण की पीड़ा तथा पति की वेदना को भी निरंतर झेलती रहती है। इन लेखिकाओं ने इन उपन्यासों के जरिए नारी के शोषण की समस्या को तार तार करते हुए दिखाया है कि किस तरह से नारी अपने जीवन में इन शोषण के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण करते हुए दिखाई देती है। वह शोषण के खिलाफ अगर आवाज भी उठाती है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या उसे कलंकित कर या उस पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से नारी पर अनमने ढंग से सभी लोग अत्याचार, पीड़ा देने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।